लाल किले के पीछे छुपा वो बंदर जो हनुमान नहीं कोई और था। रात 3 बजे लाल किले का गार्ड क्यों जाता था उस भयानक पेड़ के पास? लाल किले के पास एक सैनिक की जिंदगी बचाने वाला बजरंगी क्यों बन गया मौत का साया? जानिए पूरी सच्चाई। सुबह के 3 बजे थे। पुरानी दिल्ली की सर्द संकरी गलियां एक गहरी असहनीय खामोशी में डूबी थीं। गलियों में सिर्फ आवारा कुत्तों का रुक रुक कर भौंकना सुनाई दे रहा था और कहीं दूर किसी टूटी खिड़की पर हवा की सरसराहट किसी डरावनी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। लेकिन उस डरावने सन्नाटे से कुछ ही दूर दिल्ली के ऐतिहासिक दिल लाल किले की दीवारें अंधेरे में एक भयावह साया बनकर खड़ी थीं, स्थिर, विशाल और सदियों के अनदेखे रहस्यों की गवाही देती। सुरक्षा चौकी नंबर 4 पर अर्जुन राठौर ने अपनी गर्दन को मरोड़ते हुए अपनी राइफल को कसकर पकड़ा। उसका चेहरा रात भर की ड्यूटी और एक अंतहीन चिंता से थका हुआ था। 28 साल की उम्र में उसकी आंखों में एक अजीब सी थकावट थी, जैसे वो सिर्फ ड्यूटी नहीं बल्कि अपनी पत्नी अदिति की गिरती तबीयत से भी लड़ रहा हो। अर्जुन, आज फिर इतनी रात को अकेला क्यों बैठा है? पीछे से हेड कांस्टेबल मुरली की आवाज आई। सर, आदत सी हो गई है और आज मन बहुत भारी है, अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया। तेरा मन और तेरा वो पीपल वाला बरगद, मुरली हंसते हुए बोला। पर हाँ, एक बात है, तेरे अलावा कोई और नहीं जो उस पेड़ के नीचे हर रात जाता हो। लगता है वो जगह तुझे बुलाती है। अर्जुन बस मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कुराहट में कोई खुशी नहीं थी। वो चुपचाप अपनी राइफल को सीने से सटाकर धीरे धीरे लाल किले के सामने वाले पुराने पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा। ये पेड़ उतना भव्य नहीं था जितना दिल्ली के बाग होते हैं, लेकिन इसकी जड़ें इतनी मोटी और भयानक थीं, जैसे कोई विशाल क्रूर कंकाल जमीन से बाहर निकल रहा हो। इसके तने पर जमे काई और पुराने धागों को देखकर लगता था कि यहाँ वाकई कोई अशुभ उपस्थिति है। पेड़ के नीचे एक पत्थर की पुरानी चौकी थी। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक टेढ़ी मेढ़ी छाया जो अंधेरे में किसी आदमी जैसी दिखती थी। जैसे ही अर्जुन ने जेब से एक पुरानी सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला, एक सांवले रंग का, आंखों में अजीब सी गहराई लिए बंदर एकदम सामने आ गया। कोई चेन नहीं, कोई रस्सी नहीं, पर फिर भी वो उस पेड़ से बाहर कभी नहीं जाता था, वहीं का हो गया था। जैसे ही अर्जुन ने रोटी का टुकड़ा बढ़ाया, बंदर ने उसे तुरंत नहीं लिया। उसने एक हाथ बढ़ाकर अर्जुन की वर्दी पर रखा, फिर उसकी जेब की तरफ देखा। अबे ओ, तू तो जैसे सब जानता है, अर्जुन ने फुसफुसाया, लेकिन उसकी हंसी एक ठंडी कांप में बदल गई। बंदर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और फिर रोटी का टुकड़ा उसके हाथ में रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। प्रसाद, अर्जुन ने खुद से कहा और उस भयानक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत जो देर रात तक फूल बेचकर लौटती थी, अर्जुन को देखकर बोली, बेटा, तेरी आंखें बहुत थकी हुई लग रही हैं, सब ठीक है? हाँ माँ, बस अदिति की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है। डॉक्टर कहते हैं अब सिर्फ दुआ ही काम आएगी। वो महिला मुस्कुराकर चली गई, पर अर्जुन को उन शब्दों से कोई संतोष नहीं मिला। मुरली की आवाज आई, अर्जुन चेक पोस्ट पर लौट, गश्त का टाइम हो गया है। बस 2 मिनट सर। औरज ने एक बार फिर बंदर की ओर देखा। बंदर अब पेड़ के तले के पास बैठा था। उसकी पीठ सीधी, आंखें अंधेरे में टिकी थीं। वो किसी मौन भूत की तरह लग रहा था। तू सच में साधारण नहीं है दोस्त, अर्जुन बुदबुदाया। वो उठकर बाहर आया और पीछे मुड़कर पेड़ को देखा। बंदर ने भी उसकी ओर देखा, सर झुकाया और फिर तने की ओर मुड़ गया। लाल किले की परछाइयां अंधेरे में और लंबी हो रही थीं। दिल्ली अभी सो रही थी, पर कुछ ऐसा था वहां जो इस दुनिया से परे किसी शैतानी दस्तक का इंतजार कर रहा था। मंदिर से लौटते हुए अर्जुन की नजर एक बार फिर पीछे मुड़ी। बजरंगी अब पेड़ के नीचे बैठा था, अपने हाथ जोड़े हुए नहीं बल्कि अपने शरीर को मोड़कर बैठा था, जैसे कोई तपस्वी नहीं बल्कि कोई शिकारी ध्यान में लीन हो। कुछ था उसमें, वो बंदर नहीं था, यह कम से कम अर्जुन के लिए नहीं था। उसी वक्त गेट नंबर 3 पर अफसरों का जमावड़ा था। हर किसी की नजर आसमान की ओर थी, जहां एक ड्रोन नहीं बल्कि रात के घने अंधेरे में एक परछाई घूम रही थी। अर्जुन ने सबकी ओर ध्यान दिया, पर उसका मन अब भी उस पेड़ और बंदर के रहस्य में उलझा हुआ था। क्या सोच रहा है? मुरली फिर उसके पास आया। कुछ नहीं सर, कुछ तो है। अर्जुन चुप रहा, पर मुरली का चेहरा गंभीर हो गया। बीवी की तबीयत अब भी वैसी ही है? उसने सिर हिलाया। हाँ सर, मैं जानता हूं बहुत लोग इस शहर में टूट रहे हैं,
तू उनमें से मत बन, तू झुक मत जाना। मुरली ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और चला गया। शाम को ड्यूटी खत्म होते ही अर्जुन फिर उसी पेड़ के नीचे गया। बजरंगी वहीं था, अब पेड़ की जड़ पर बैठा, जैसी किसी अज्ञात भयानक चीज का इंतजार कर रहा हो। तू तो यहीं होता है सारा दिन, अर्जुन ने उसके पास बैठते हुए बोला। बजरंगी ने धीरे से उसकी ओर देखा और एक बार फिर हाथ बढ़ा दिया। अर्जुन ने जेब से रोटी निकाली, पर इस बार बंदर ने तुरंत नहीं ली। वो सिर झुकाए रहा। क्या बात है, आज भूख नहीं है? बजरंगी उठा और सीधा पेड़ के तने के पास चला गया। वहां जाकर बैठ गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई साया बैठा करता था। अब अर्जुन चुपचाप देख रहा था। हवा में अचानक एक ठंडक आ गई। एक अजीब सी बदबू, जैसे कोई सड़ी हुई लाश हो, वातावरण में घुल रही थी। हनुमान चालीसा का स्वर हवा में नहीं, बल्कि रात का भयानक सन्नाटा गूंज रहा था। अर्जुन की आंखें उस बंदर पर टिकी थीं, क्योंकि अब वो बंदर आंखें बंद करके बैठा था और उसकी पीठ और कमर सीधी होती गई। सांसें स्थिर, पलके बिना कांपे, किसी पिशाच जैसी उपस्थिति। क्या यह संयोग है? अर्जुन के मन में आया। तभी उसे याद आया अदिति, उसकी पहली मुलाकात रेलवे स्टेशन पर, जब वो अचानक बेहोश होकर गिर गई थी। कुछ महीनों में दोनों का रिश्ता बना और शादी हुई, पर शादी के 1 साल बाद ही अचानक उसके शरीर में कमजोरी और चक्कर की शिकायतें शुरू हो गईं। फिर अस्पताल, टेस्ट, रिपोर्ट्स, अज्ञात तंत्रिका विकार। डॉक्टरों ने कहा कोई पक्का इलाज नहीं, हमें एक अनहोनी की जरूरत है, एक डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा था। उस रात अर्जुन उठकर पेड़ के पास गया। हे कोई शक्ति, उसकी आवाज टूटी हुई थी। मैं जानता हूं तुम व्यस्त होगे, कहीं कोई पुल टूट रहा होगा, किसी भक्त की नाव डूब रही होगी, पर एक बार, बस एक बार मेरी बात सुन लो। उसने आंखें बंद कर ली। पीछे से कुछ आहट हुई। बजरंगी धीरे धीरे आया और उसके पास बैठ गया। तू भी सुन रहा है? उसने उसकी ओर देखा। बजरंगी ने एक बार उसकी ओर देखा और फिर पेड़ की जड़ पर चढ़कर तने के पास बैठ गया, ठीक दाईं ओर, जहां पेड़ की सबसे लंबी काली छाया पड़ रही थी। बाहर से अचानक एक सायरन की आवाज गूंजी। अर्जुन का हाथ जेब की ओर गया। मोबाइल वाइब्रेट कर रहा था। माँ कॉलिंग। उसने मोबाइल उठाया कांपते हाथों से। हेलो बेटा। माँ की आवाज कांप रही थी। हाँ माँ। अदिति, वो अब ठीक नहीं है। अचानक से उसके सारे टेस्ट उल्टे आ गए हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं ये किसी शैतानी साए से कम नहीं है। हमें नहीं पता क्या करें। अर्जुन के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। उसने आंखें उठाकर देखा। बजरंगी अब भी पेड़ के बगल में बैठा था, जैसे कुछ जानता हो या उसने ही कुछ किया हो। माँ, क्या सच में डॉक्टर ने ऐसा कहा? हाँ बेटा, डॉक्टर खुद हक्का बक्का है। कहा ऐसा अचानक पहले कभी नहीं देखा। 1 घंटा पहले तक अदिति को आईसीयू में रखना था। अब हमें डर लग रहा है। अर्जुन, वो तुम्हें बुला रही है। पर डरते हुए अर्जुन का गला सूख गया। उसने पेड़ के तने से टकराकर धुंधले आकाश की ओर देखा। सांसें तेज थीं, दिल की धड़कनें अजीब गति से चल रही थी। मैं अभी आता हूँ। फोन कट किया। उसने एक बार फिर पेड़ के भीतर देखा। बजरंगी अब भी वहीं था, आंखें बंद, उसी भयानक मुद्रा में। उसने घुटनों के बल बैठकर धीरे से सर झुकाया। तू ये कोई साधारण प्राणी नहीं है। तू मेरी लड़ाई नहीं लड़ रहा। तू तो बस अपनी प्यास बुझा रहा है ना? बजरंगी ने आंखें खोली। उन आंखों में ना रोशनी थी ना अंधेरा, बस एक सफेद भयानक चमक थी, जैसे सब कुछ जानने वाले किसी अज्ञात नर्क से वो देख रहा हो। अर्जुन उसी रात अस्पताल गया। अदिति जाग रही थी। चेहरे पर हल्की रंगत नहीं, बल्कि एक भयानक पीलापन था। माँ कोने में बैठी थी, रो रही थी। डॉक्टर ने आते ही सिर हिलाया। अर्जुन, हम इसे मेडिकल टेरर कहते हैं। हमने अब तक जितना भी इलाज किया, उसकी प्रतिक्रिया ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। ये एक काला जादू है। अगली सुबह जब अर्जुन उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, सूरज की रोशनी लाल किले की दीवारों से नहीं टकरा रही थी, बल्कि पीपल के पत्ते उस रोशनी को रोक रहे थे। बजरंगी अब भी वहीं था। आज कुछ अलग था उसमें, जैसे वो जीत गया हो। अर्जुन ने उसके पास जाकर बैठते हुए कहा, अब मैं समझ गया हूं, तू ही मेरी बात ऊपर तक पहुंचा पाया, लेकिन क्या छीनकर? बजरंगी ने इस बार हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि एक पल को उसकी गर्दन सीधी हुई और फिर वो चुपचाप पेड़ के पिछले हिस्से की अंधेरी जड़ में चला गया।